नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। जिस वक्त पे देश के प्रधानमंत्री चुनावों के दौरान मटन मछली मंगलसूत्र की बात करते हो, घुसपैठियों की बात करते हो, उस वक्त पे जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से संसदीय शब्दावली की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। लेकिन तब क्या हो जब मंत्री महोदय हमलावरों की तारीफ करने लगे, एक सांसद को बकायदा मुगलों की औलाद बताने लगे, उनके बाप खोजने लगे। ये सब कुछ हुआ है, बेहद शर्मनाक है। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ भाव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले भाव को जोड़ लीजिए। नमस्कार भाव। नमस्कार। नमस्कार स्वप्न। भाव, सबसे पहले जरा दर्शकों को एक दृश्य दिखाते हैं बिना आवाज के। रामजी लाल सुमन का काफिला अलीगढ़ से गुजरता है और उस समय पे किस तरीके का मंजर पूरा देश देखता है, जरा एक बार वो वीडियो चला दीजिए। ये काफिला गुजर रहा है, इस काफिले पे टायर फेंके जाते हैं और इसके बाद गाड़ियां काफिले की दुर्घटनाग्रस्त भी होती हैं। वो भी दृश्य अभी आपको इसी वीडियो में वो मंजर नजर आएगा, खतरनाक मंजर। ये तमाम लोग करड़ी सेना के लोग हैं, रामजी लाल सुमन का विरोध कर रहे थे। और ये देखिए, गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त होती हैं, लोग घायल होते हैं, ये हालात। और इस तरीके के कृत्य की भी यदि कोई तारीफ कर सकता है, और वो भी कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ विधायक या सांसद ना हो, सिर्फ जनप्रतिनिधि ना हो, बल्कि योगी जी की सरकार में मंत्री हो, राज्य मंत्री हैं ठाकुर रघुराज प्रताप सिंह। इसे हटा दीजिए, ठाकुर रघुराज प्रताप सिंह का वो बयान जरा चलाइए। मुगलों की नाजायज औलाद हैं, इनके साथ तो होना ही है, क्योंकि ये अपने बाप को बाप कहने को तैयार नहीं है। मुगलों को, आक्रांताओं को अपना बाप कहते हैं केवल वोट के खातिर। तो इसलिए इनके साथ तो ऐसा ही होगा, जहां भी जाएंगे पूरे देश में यही स्थिति बनेगी। तो इसलिए मैं तो उन बच्चों का भी तारीफ करता हूं, उन्होंने ठीक किया कि इनको हर जगह हर मोर्चे पे इनको विफल करना चाहिए। भाऊ, हमलावर बच्चे हैं और रामजी लाल सुमन के ये बाप खोज रहे हैं, और ये वही करड़ी सेना है जिसने उत्पात मचाया था उत्तर प्रदेश में हालिया दिनों में। क्या कहिएगा इस, कैसे देखते हैं? यदि मैं संविधान के हिसाब से जाऊं स्वप्निल जी, तो संविधान हमारा किसी भी कैबिनेट का एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की एक चीज होती है जी। तो कोई भी मंत्री का वक्तव्य वो कैबिनेट का वक्तव्य माना जाता है। मंत्री का अपना कोई व्यक्तिगत वक्तव्य नहीं होता। और यदि इस महाशय का वक्तव्य जो इन्होंने किया, यदि ये यूपी के कैबिनेट का वक्तव्य है, तो फिर यूपी के कैबिनेट ने शपथ संविधान के लिए है कि मनुस्मृति के लिए है, ये खोजने का विषय है। यह पर्याप्त ग्राउंड है कि यह सरकार बर्खास्त कर देनी चाहिए, पर्याप्त ग्राउंड है लीगली। लेकिन आज कानून से देश कहां चल रहा है? जी। देश तो बुलडोजर से चल रहा है, देश तो हिंदू मुसलमान करके चल रहा है, देश तो हलाला और झटका पे चल रहा है, शमशान कब्रिस्तान पे चल रहा है, देश तो इस पे चल रहा है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लागू करने का काम किसका है? इस मंत्री महोदय ने तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि यदि ये समाज के वैगाबॉन्ड कैरेक्टर या समाज के जो उपद्रवी है, उनके हाथ में यदि कानून व्यवस्था देना चाहते हैं, तो फिर सरकार की क्या जरूरत है? करनी सेना के अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बना दीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस खत्म कर दीजिए, करनी सेना को पुलिस का डिपार्टमेंट सौंप दीजिए, जी। करनी सेना सारा काम कर लेगी। रामजी लाल सुमन ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यदि मुसलमानों को आप बाबर के औलादे कहते हैं, यदि, तो फिर आप उस राणा की औलाद है जिसने बाबर को बुलाया था। जी। तो ये तो राणा सांगा की औलाद होने में गर्व महसूस करते हैं। जी। भारत के किसी भी मुसलमान ने नहीं कहा कि वो बाबर की औलाद है। आप बाबर की औलाद है, ये सर्टिफिकेट ये लोग दे रहे हैं, भाजपाई, यहां के मुसलमानों। मुसलमानों ने तो कभी नहीं कहा कि आप किसी और की औलाद है, आप राणा सांगा की औलाद है।
और सभी को गर्व है राणा सांगा पे, मुझे भी राणा सांगा पे गर्व है। लेकिन राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, ये भी तथ्य है ऐतिहासिक, क्योंकि तब एक आक्रांता को निपटाने के लिए दूसरे आक्रांता की मदद ली गई थी। बाद में उन्हीं राणा सांगा ने बाबर को भी हराया था। तो दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त करके बुलाया, और जब वो दोस्त दुश्मन हो गया तो उसको भी निपटाया। जी, यह ऐतिहासिक तथ्य है। उस समय कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, वो साम्राज्यों की लड़ाई थी। राणा सांगा जी का अपना एक साम्राज्य था, दूसरे मुसलमानों का एक साम्राज्य था। मुगल साम्राज्य था, मराठों का साम्राज्य था, वह निजामशाही थी मुसलमानों की, वो मुगलों से लड़ते थे। राजपूतों ने मुगलों के यहां अपनी बेटियां दी, ये तो वस्तुस्थिति, ये तो कोई गलत नहीं है, ठीक ये बात। तो ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन तब वो भी हिंदू मुसलमान नहीं था, वो राजनीति का एक, उस समय शादी या भी राजनीति देख के की जाती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 शादियां हुई, और पहली शादी उनकी शादी हुई, बाकी शादियां सब अलग अलग बड़े राजघरानों को, बड़े बड़े सरदारों को जोड़ने के लिए की, कि समधी बनेंगे तो वो मराठा साम्राज्य को साथ रखेंगे। पहली शादी और आखिरी शादी में 17 साल का डिफरेंस है शिवाजी महाराज जी। तो शिवाजी महाराज ने 17 शादी की, मतलब क्या उनके, आप उस पर क्योंकि आपको उस परिप्रेक्ष्य में जाना होगा। हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो उस समय जाना होता है, जी, उस कालखंड में आप जाओगे, वहां की सामाजिक परिस्थिति समझोगे, वहां का उठा के आज यहां नहीं चिपका सकते आप। ठीक बात। तो कुल मिलाकर इतना होने के बावजूद आपने संविधान की शपथ लेके आप वहां मंत्री बने, आप असंवैधानिक बात कैसे कर सकते हैं? प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा देना इस सरकार का काम है। हमारे देश में कोर्ट्स है, न्यायपालिका है। यदि करनी सेना को लगता है कि रामजीलाल सुमन ने उनके ऊपर गलत आरोप लगाया, वो कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट सजा देगी। यदि करनी सेना खुद ही सजा देने लगी तो फिर इस देश में न्यायालयों की जरूरत क्या है? और इस देश में न्यायालयों की जरूरत नहीं है, ये आपके ठाकुर साहब इसको रेखांकित कर रहे हैं। ठीक बात है। ये दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे, जो रोज अवहेलना कर रहे हैं संविधान की, क्योंकि बेसिकली इनका संविधान में विश्वास ही नहीं। ये मजबूरी है कि संविधान की शपथ लेते हैं, क्योंकि कानून है। जी, ये जो मैं बार बार कह रहा था कि इनका बेसिक प्लान संविधान बदलने का है और मनुस्मृति लागू करने का है। इसको अभी कुंभ में हुई धर्म सांसद ने भी अप्रूव कर दिया, एक धर्म संविधान सामने लेके आए। संविधान सामने आया। जी, धर्म संविधान क्या है? वही एक अलग निचोड़ है उसका, मनुस्मृति का। जिस दिन संविधान हटेगा और धर्म मनुस्मृति वाला लागू हो जाएगा, उस दिन फिर जितने भी पिछड़े हैं उनको सामने मटका और पीछे झाड़ू लगा के घूमना पड़ेगा। ठाकुर राज करेंगे, वो कैसा राज करेंगे ये ब्राह्मण बताएंगे, क्योंकि ठाकुर ब्राह्मण मुंह से पैदा हुए हैं, बाजुओं से पैदा हुए हैं ठाकुर, वैश्य पेट से पैदा हुआ है, और चरणों से नीचे वाले वहां से शूद्र पैदा हुए हैं, जिन्हें हम दलित और पिछड़े पिछड़े कहते हैं। तो उनकी जगह वहां है। तो ये बेसिकली रामजीलाल सुमन का सांसद बनना यही गले नहीं उतर रहा है। जी, ठीक बात है। नहीं तो आए दिन क्या, जिस हिसाब से जयपुर राजघराने की महिला उप मुख्यमंत्री बनती है, वहां इतिहास नहीं ढूंढा जाता, वहां करनी सेना इतिहास नहीं ढूंढती जी, कि जयपुर राजघराने का मुगलों से के साथ क्या संबंध रहा। तब करनी सेना नहीं जाती सामने,
ये इतने गलत ट्रैक पे देश को ले जाना चाहते हैं कि जहां विकास नहीं, विनाश है आमने सामने। ठीक बात है भाऊ। मैं एक बयान और दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ इन्हीं ठाकुर रघुराज प्रताप सिंह का। होली का त्योहार आया, जुम्मा था उस दिन, तो ये वही वाले मंत्री जी हैं जिन्होंने ये बयान दिया था भाऊ कि जो मुसलमान हैं उनको चाहिए कि वो तिरपाल पहन लें और तिरपाल का बुर्का बना लें, जैसे उनकी महिलाएं पहनती है उस तरीके का तिरपाल का बुर्का बनाए और वो पहन के जाएं और नमाज पढ़ें। अब वो भी विवादित बयान था, ये भी विवादित बयान है। ठाकुर रघुराज प्रताप सिंह मुसलमानों को लेकर लगातार जहर उगलते हैं। आज रामजी लाल सुमन पर बोलने आए तो उसमें भी मुसलमानों का एंगल खोज निकालते हैं। ये क्या योगी आदित्यनाथ को एक्शन नहीं लेना चाहिए? और अगर वो नहीं ले रहे हैं तो मोदी जी तो कहते हैं हमारे परिवारजन हो, तो क्या मुसलमान उनके परिवारजन नहीं है क्या भाव? नहीं, बोलने का और करने का हमेशा अलग रहा है। भाजपा हमेशा बोलती एक है, करती एक है। जो बोलती वो बिल्कुल नहीं करती है, और जो करती वो बोलती नहीं है जी। ये जो ठाकुर साहब का बयान है, ये बयान ही इसलिए आता है कि मुख्यमंत्री बिष्ट है। अच्छा। उनको अंदर से एक अलग खुशी महसूस होती होगी। यदि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, इनको दुख होता, तो वो मंत्री को बर्खास्त करते। और यहां जहां तक दिल्ली की बात करते हैं, प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि 143 करोड़ मेरा परिवार है। वो ये क्यों नहीं कहते कि 143 करोड़ में से 20 करोड़ मुसलमान हटा दो, 20-30 करोड़ बाकी बचा हुआ मेरा परिवार है। प्रधानमंत्री कहते कि मेरा बचपन मुस्लिम लोगों के घर में गया जी। मैं उनके मोहल्ले में रहा करता था, ईद साथ में मनाता था। तो रामजी लाल सुमन प्रधानमंत्री को भी सर्टिफिकेट दे दे एक हाथ। संघ चालक जो आज पितृतुल्य है बीजेपी के लिए, संघ एक पैतृक संस्था है उनकी, वो कहते हैं कि यहां के मुसलमानों का डीएनए भारतीय है, और ये कहते हैं कि ये बाबर की औलाद है, ये मुगलों की औलाद है। तो ये तो संघ को भी नकार रहे हैं। ये तमाम जो तथाकथित हार्डकोर हिंदुत्व को जो प्रेस कर रहे हैं, ये मनुवादी मानसिकता के लोग, बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान करने का चांस ढूंढने वाले लोग, और दुर्भाग्य उस उत्तर प्रदेश में बाबा साहेब आंबेडकर के बाद यदि कोई पिछड़ों का सही मायने में मसीहा हुआ है तो आदरणीय काशीराम जी हुए हैं जी। उस काशीराम जी की पार्टी जो उत्तर प्रदेश में एक समय अपने बलबूते पे सत्ता पे थी, आज इन मनुस्मृतियों के खूंटे से बंधी हुई है। दुर्भाग्य है। बहुत यातनाएं होती होगी आदरणीय काशीराम जी। काशीराम जी के जो फॉलोअर है कौन है? काशीराम जी का मैं इंपैक्ट बताता हूं आपको। स्वप्निल जी, महाराष्ट्र में एक महादेव जानकर करके एक पॉलिटिशियन है, नेता है। वो धनगर समाज से आता है, गरड़िया जो बोलते हैं आप उधर जी। और बहुत बड़े नेता है, बहुत ईमानदार और स्वच्छ छवि के नेता है। ना शुगर मिल है, ना कोई स्कूल है, ना कुछ है, ना कुछ है। वो काशीराम जी के साथ थे। उन्होंने काशीराम जी के साथ कंधे पे कंधा लड़ाई लड़ी, और महाराष्ट्र में एक अपनी, जब उन्होंने देखा कि काशीराम जी के जाने के बाद पार्टी पूर्ण रूप से कैपिटलिस्टिक हो गई, दलितों से कोई लेना देना नहीं रहा, तो उन्हें खुद की एक पार्टी खड़ी कर दी। और आज भाजपा से लेकर कांग्रेस सब उनसे परेशान रहते, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि दोनों आप पिछड़ों और ओबीसी का नुकसान करने वाले हो। देवी अहिल्या को माता मानते हैं लोग। 300वीं जयंती है देवी अहिल्या की। दिल्ली में बहुत बड़ा फंक्शन करने जा रहे हैं। कई राज्यों में उनकी शाखाएं हैं, और वहां को कई जगह कारपोरेटर्स है। महाराष्ट्र में 4 एमएलए थे,
इस बार एक एमएलए है। तो काशीराम जी का नाम लेने वाले लोग आज भी ना बीजेपी के साथ जाने को तैयार है, ना कांग्रेस के साथ जाने को तैयार है। जी। क्योंकि जब जब आप इन दो पार्टियों में से किसी की भी पार्टी का दामन थाम लेंगे, वहां नेताओं का उत्थान होगा, कार्यकर्ता और जो मतदाता है उसका, ओबीसी या पिछड़ा, वो और गर्त में चला जाएगा। ठीक है। सवाल रामजीलाल सुमन ने क्या कहा ये नहीं है, सवाल है रामजीलाल सुमन दलित है, और ये ठाकुरों के गले नहीं उतरता। इसलिए रामजीलाल सुमन ने क्या कहा उसको डिस्टॉर्ट करके सुनाओ, अगर मगर शब्द निकाल दो, पूरे देश को कहा, समाज को कहा, ऐसा बोला, तो फिर आप उसने बोला, उसने राजपूत समाज नहीं बोला, उन्हें वहां भाजपा को कहा, भाजपा के नेताओं को। यदि आप मुसलमानों को बाबर की औलाद कहते हैं, तो फिर क्या आप बाबर को बुलाने वाले राणा सांगा की औलाद हो? जी। आप कहा, उसने पूरे समाज को नहीं कहा, उन लोगों को कहा जो मुसलमानों की बाबर की औलाद कहते हैं। तो ये उनको तय करना है कि उनके जो अभी आदरणीय है सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी, वो क्या बाबर की औलादों के बीच में पल रहे थे क्या बचपन में? उन्हें यह तय करना है कि बाबरपुर की औलादों से इतना प्रेम संघ चालक को क्यों हुआ है। ठीक है। जरा ठाकुर साहब ये दोनों को भी सवाल पूछे तो मजा है। ठीक बात भाव। लेकिन एक बात और, एक्चुअली उत्तर प्रदेश की सरकार पे जब बात आती है, चलते चलते एक आखिरी सवाल है ये कि जब उत्तर प्रदेश सरकार पे बात आती है ना, और जब अभी तो अखिलेश यादव ने बीते दिनों थानों में पोस्टिंग की लिस्ट जारी कर, और उसमें अधिकतर ठाकुर, उसके बाद से पब्लिक डोमेन से वो लिस्ट हटा दी गई, वेबसाइट से वो लिस्ट हटा दी गई, ताकि अखिलेश यादव और जिलों की लिस्ट शेयर ना कर पाए। अभी जो मीडिया सलाहकार बदले गए तो पता चला एक ठाकुर साहब गए तो दूसरे ठाकुर साहब आ गए। ये ठाकुरवाद का एक आरोप उत्तर प्रदेश की सरकार पे बहुत ज्यादा लगता है। माफियाओं को मिट्टी पे मिलाने की बात होती है, लेकिन ठाकुर माफियाओं के ऊपर कोई एक्शन होता हुआ जल्दी दिखता नहीं है। तो भाव इसे कैसे देखेंगे? स्वप्निल जी, ये दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का है, जी। मेरी जनता के साथ उत्तर प्रदेश के, क्योंकि मेरा बहुत नजदीकी संबंध है उत्तर प्रदेश से, मेरा रिश्ता है उत्तर प्रदेश से, जी। मेरा ससुराल है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति मेरा पूरी सद्भावना है। जो मुख्यमंत्री उसका राज चलता है, मायावती आती है तो सारे थाने, सारे पुलिस डिपार्टमेंट, सारे अधिकारी पिछड़े हो जाते हैं। अखिलेश आते हैं तो यादवों का साम्राज्य हो जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ आए तो मुझे ऐसा नहीं लगा था, क्योंकि योगी जब सन्यासी हो जाता है तो वो अपना पिंड दान करके होता है। ठीक है। ना साधु की कोई जात होती है, ना कोई, जो धर्म का है उसी धर्म के प्रति वो रहता है। लेकिन यदि योगी आदित्यनाथ सन्यास के बाद, एक पीठ की पीठेश्वर होने के बाद, ये कहे कि मुझे गर्व है कि मैं राजपूत हूं, क्षत्रिय हूं, और अपने विष्ट होने पे यदि गर्व करते हैं, तो फिर उनका सन्यास खोखला है। देखिए, मैं सनातन धर्म में विश्वास रखता हूं, इसलिए मैंने कहा मेरा धर्म सन्यास की व्याख्या धर्म जाति के साथ नहीं करता, और सन्यास लेने के बाद भी किसी की जाति बरकरार है और उसे गर्व है, तो फिर वो सन्यासी नहीं। ये सीधी बात है। और यही ठाकुरवाद सब दुराहावी है। एक जाता है तो दूसरा ठाकुर ही आता है। एक ठाकुर पुलिस वाला जिसका ऑडियो वायरल हुआ था बहुत, एक महिला को कहता है कि रात को 11 बजे पूरे खानदान को उठा के लाऊंगा। अब हम ब्राह्मणों के चरण छूते हैं, लेकिन फिर ब्राह्मणों को पलटाना भी जानते हैं, ठाकुर है हम। जी। महाराष्ट्र में एक जन फोन करता है, छत्रपति शिवाजी महाराज को गाली देता है और कहता है कि पता है ना महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का राज है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण मुख्यमंत्री। ये तमाम बातें क्यों होती है? यूं ही नहीं हवा में आती, धुआं निकलता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आग लगी। ठीक है। और ये राजनीतिक दलों को सूट होता है।
क्योंकि जब तक आप जातियों पे बांटोगे नहीं, तब तक आप अपनी दुकान नहीं चला सकते। बहुत शुक्रिया भाव। न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे ये चर्चा आप सुन रहे थे। जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसे मसलों पर बात करना जरूरी है। बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद हावी हो चला है क्या? क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद के क्षत्रिय होने पर गर्व महसूस करते हैं, तो दूसरी तरफ आज की तारीख में आपने देखा कि कैसे ठाकुर रघुराज प्रताप सिंह करड़ी सेना के हमलावरों की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ रामजी लाल सुमन पर कटाक्ष करते हुए उनके बाप को खोजने लगते हैं और उन्हें मुगलों की नाजायज औलाद बताने लगते हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि इतने सबके बाद भी देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी, जो बार बार पूरे देश के हर नागरिक को अपना परिजन बताते हैं, वो क्या करते हैं? या फिर कि योगी आदित्यनाथ कोई एक्शन लेते हैं क्या? बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।